हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को करने जा रहे हैं। ये शॉर्ट स्टोरी मालगुडी डेज नामक नोवेल में भी ऐड है। अब ये शॉर्ट स्टोरी एक थ्रिलर की तरह है, इसमें काफी सस्पेंस भी है। और ये सस्पेंस किस बारे में है? एक फेक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में एक दिन के बारे में है। अब ये स्टोरी काफी अलग अलग थीम्स के बारे में है, जैसे ह्यूमन नेचर, हिपोक्रेसिस, सेल्फिशनेस, श्रूडनेस और रिवेंजफुलनेस। अब ये स्टोरी जो है ये शुरू होती है एक बहुत ही शानदार वर्ड पंक्चुअली से। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. अब शुरुआत हो रही है। शुरुआत में एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया गया है जो कि अपने टाइम के लिए पंक्चुअल है और लगभग दोपहर के समय में अपना बैग, अपना झोला और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। अब उसके आने का समय फिक्स है, विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स। अब उस बैग में लगभग 1 दर्जन काउरी शेल्स हैं। काउरी होता है एक सी एनिमल, और एक काउरी शेल्स जो कि पहले के टाइम में मनी की तरह भी यूज होते थे इंडिया में, जिसे हम कोड़ी कहते थे, जिसके लिए एक शानदार फ्रेज यूज की जाती है, कोड़ियों के दाम। अ स्क्वायर पीस, एक स्क्वायर पीस होता है क्लॉथ का विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और उस पर बहुत ही रहस्यमय से चार्ट्स बने होते हैं जो कि किसी को भी समझ आने वाले नहीं होते हैं। अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पायमिरा राइटिंग, उसमें एक नोटबुक भी होती है और पायमिरा राइटिंग भी होती है। पायमिरा राइटिंग यानी कि पाम के जो ट्री होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं, यानी कि ताड़ का पेड़ है, उसके पत्तों पर लिखी गई राइटिंग्स होती हैं। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. अब उसका forehead, उसका माथा जो है वो काफी चमकीला होता है, और वो चमकीला किस वजह से होता है? क्योंकि उसके ऊपर sacred ash यानी कि पवित्र राख लगी होती है, और उसके बीच में ही एक vermilion यानी कि तिलक लगा होता है। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers. और उसकी आंखें जो है वो भी चमक रही होती हैं, और वो चमक जो है वो एबनॉर्मल सी चमक होती है। और वो एबनॉर्मल चमक क्यों होती है? क्योंकि वो लगातार ही अपने कस्टमर्स को सर्च कर रही होती है, यानी कि उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही होती हैं। और चमक किस लिए रही होती हैं? ताकि उसके पास कस्टमर आए, तो अपने कस्टमर्स के लिए वो आंखें चमक रही होती हैं। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर के जो क्लाइंट्स हैं उन्हें वो लाइट जो है वो प्रोफेटिक लगती है। प्रोफेटिक यानी कि जो अच्छे से भविष्यवाणी बता सकें, और उस लाइट को देखकर वो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even half-wit's eyes would sparkle in such a setting. अब उसकी आंखों की जो पावर है, वो चमक है, वो इसीलिए ऐसी होती है क्योंकि उसकी पोजीशन ही कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से होती है उसकी पोजीशन? कि माथा जो है वो पेंटेड है। किस वजह से? जो उस पर सैक्रेड ऐश लगी हुई है, पवित्र राख लगी हुई है, उसके ऊपर ही एक तिलक है सेंटर में। और उसकी जो डार्क विस्कर है, जो बड़ी सी दाढ़ी है जो नीचे की तरफ चीक्स की तरफ आ रही है, उसके बीच में वो आंखें हैं, तो वो आंखें अपने आप चमकीली लग रही हैं। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. अगर कुछ ऐसा ही सेटिंग होगी तो किसी भी मूर्ख की भी आंखें इसी तरह की लगेंगी। To crown the effect, he wore a saffron colored turban around his head. अब यहाँ पर एक वर्ड आया wound, और ये किस फ्रेज के साथ आया? wound around. wound जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है किसकी? wind की। wind around का मीनिंग होता है लपेटना। और अपनी इस लुक को एक क्राउन देने के लिए वो अपने सिर पर सैफरन कलर की, यानी कि जो ऑरेंज और येलो का मिक्स सा शेड होता है, उस कलर की एक टर्बन भी बांधता है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर की जो स्कीम है, ये पैटर्न है, ये कभी फेल नहीं करता है, यानी कि ये दूर से ही अट्रैक्टिव लगता है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दहलिया स्टॉक्स। अब लोग उसकी तरफ इस तरह से खींचे चले जाते हैं जैसे कि बीज यानी कि जो मधुमक्खियां हैं वो कॉस्मोस पर, यानी कि ये जो एक ब्राइट कलर का फ्लावर का प्लांट होता है जो कि गार्डन्स में उगता है, या फिर दहलिया स्टॉक्स यानी कि ब्राइट कलर का गार्डन फ्लावर और उसकी लंबी सी डंडी होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ही सेट अंडर द बोज ऑफ अ spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब वो एक टैमरिंड ट्री यानी कि इमली के पेड़ के नीचे की शाखाओं पर बैठा है, और ये जो शाखाएं हैं ये अपना रास्ता बना रही होती हैं टाउन हॉल पार्क की रोड की तरफ, यानी कि वो जो टहनियां है वो टाउन हॉल पार्क की रोड की तरफ जो है झुकी हुई हैं। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। अब ये प्लेस जो है काफी जाना पहचाना है, यानी कि यहाँ पर लगातार लोग आते जाते रहते हैं। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। अब अचानक से आने वाली जो भीड़ है वो इस रोड पर आती जाती रहती है सुबह से लेकर रात तक। A variety of trades and occupations were represented all along its way. अब इसी रास्ते पर, इसी रोड पर बहुत सारे लोग अपना ट्रेड कर रहे होते हैं, अपना ऑक्यूपेशन कर रहे होते हैं। मेडिसिन सेलर्स, अब ये मेडिसिन सेलर्स यहाँ पर कौन से बताए गए हैं? जो पुड़ियां बेचकर अपना व्यवसाय कमाते हैं। सेलर्स ऑफ
स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, अब चोरी किया हुआ कुछ भी हार्डवेयर है या कूड़ा करकट है जो कि अब यूजफुल नहीं है, वो कूड़ा करकट वो बेचते हैं। मैजिशियंस हैं यहाँ पर, और इन सभी से ऊपर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का ऑक्शनियर यानी कि वहां पर नीलामी करने वाला, who created enough din all day to attract the whole town। दिन यानी कि बहुत ही ऊंची और तीखी सी आवाज। तो ये सस्ते कपड़े बेचने वाला है, या वहां पर पूरा दिन ऊंची और तीखी सी आवाज करता रहता है। नेक्स्ट टू हिम इन वैसी फेरोशनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और उसी से आगे एक वेंडर बैठा है जो कि फ्राई की हुई मूंगफलियां बेच रहा है। Who gave his wear a fancy name each day, और वो अपने प्रोडक्ट को डेली एक फैंसी नेम देता है। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन वो कहता है कि ये बॉम्बे आइसक्रीम है। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, अगले दिन कहता है कि दिल्ली आलमंड है। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन कहता है कि ये राजा डेलिकेसी है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आगे से आगे ऐसे ही अपने दिनों में नाम बदल कर अपना प्रोडक्ट बेचता रहता है। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग जो है वो उसकी तरफ बहुत ही बड़ी संख्या में खींचे चले आते हैं। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too। अब इन्हीं लोगों की भीड़ में से ही कुछ क्राउड जो है, जो कि बहुत ही आलसी तरह के होते हैं, जिन्हें इधर उधर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना पसंद होता है, वो भी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। अब एस्ट्रोलॉजर जो है पूरा दिन अपना बिजनेस जारी करता है, और वो लाइट किसकी यूज करता है, एक फ्लेयर की यानी कि एक रोशनी सी यूज करता है। और ये रोशनी कहाँ से आ रही है, जो पास में मूंगफलियों का ढेर है वो बेच रहा है, उसी के पास से आवाज करती हुई रोशनी जो है वो एस्ट्रोलॉजर को लाइट दे रही है। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू The fact that it did not have the benefit of municipal lighting। अब इस प्लेस की आधी चमक तो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं है। इस वजह से इधर उधर की लाइटिंग जो है, दुकानों की लाइटिंग जो है वो आ रही है, जो कि इसको कलरफुल बना रही है। इस वजह से ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। अब ये जो पूरा रास्ता है ये शॉप लाइट की वजह से ही चमक दमक रहा है। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स। अब 1 या 2 के पास वहां पर हिसिंग करने वाली यानी कि हिस की आवाज करने वाली गैस लाइट्स हैं। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स। कुछ के पास जो है नेकेड फ्लेयर्स है यानी कि लालटेन है जो कि खंभों के ऊपर टंगी हुई है। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स एंड 1 और 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ऑन। और कुछ के पास पुरानी साइकिल के लैंप्स हैं यानी कि जो साइकिलों के ऊपर पहले एक टॉर्च टाइप लाइट लगाई जाती थी वो है। और 1 और 2 तो ऐसे हैं जिनके पास लाइट ही नहीं है जैसे कि एस्ट्रोलॉजर, और वो खुद की लाइट ना यूज करके दूसरों की लाइट यूज करते हैं। इट वॉज ए बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। अब ये बहुत ही ज्यादा बिवाइल्डर्ड यानी कि कंफ्यूजिंग सा क्रॉस बन रहा है, यानी कि लाइट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इधर उधर जाते हुए। दे सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। अब ये इधर उधर जाने वाली जो क्रिस क्रॉस करने वाली लाइट्स हैं ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा सूट करती हैं, क्योंकि ये प्रोफेसी के टाइम एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर when he began life। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जब इसकी लाइफ की शुरुआत हुई थी तब ये एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बनना चाहता था। एंड he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute। और जितना कि ये नहीं जानता दूसरों के बारे में कि दूसरों के साथ आगे क्या होने वाला है, उतना ये खुद के बारे में भी नहीं जानता। यानी कि इसको ये भी नहीं पता कि इसके साथ भी अगले मिनट क्या होने वाला है, और इसको ये भी नहीं पता कि दूसरों के साथ अगले मिनट क्या होने वाला है, यानी कि ये फेक एस्ट्रोलॉजर है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers। अब ये भी उन सितारों को उतना ही जानता है जितने कि इसके innocent customers जानते हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। Yet he said things which pleased and astonished everyone। फिर भी ये ऐसी बातें बोलता है जो दूसरों को बहुत ही ज्यादा शानदार लगती हैं, उनको बहुत ही ज्यादा खुशी देती हैं। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork। और ये सब कैसे आता है, इन सभी के बारे में पढ़कर, प्रैक्टिस कर और लोगों को चतुराई से उनकी प्रोफेसी देकर, यानी कि उनके बारे में कुछ भी फ्यूचर का बताकर, गैस करके। ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे। अब ये बता रहे कि आगे सब कुछ सेम ही होता है, जैसे एक ऑनेस्ट मैन की लेबर होती है उसी तरह इसका वर्क है, यानी कि ये दिहाड़ी पे निकलता है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कमाई के लिए निकलता है, और जितनी ये दिन में वेजेस कमाता है, दिहाड़ी कमाता है, वो ये डिजर्व भी करता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है ये सारा क्या है, जहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजर बैठता है उस प्लेस के बारे में इंट्रोडक्शन है, और एस्ट्रोलॉजर के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। अब वो अपना गांव किसी भी प्रीवियस थॉट या प्लान के बजाय छोड़ देता है, यानी कि उसका अपना गांव छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी या कोई प्लान नहीं था, फिर भी उसे अपना गांव छोड़ना पड़ता है। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर
he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home। अब आगे बता रहे हैं कि अगर वो वहां पर रहना कंटिन्यू करता तो वो वहां पर अपने फोरफादर्स का यानी कि अपने पूर्वजों का ही काम कर रहा होता, यानी कि टिलिंग द लैंड यानी कि खेतों में जो है बुवाई कर रहा होता, उन खेतों को जोत रहा होता, वहां रह रहा होता, वहीं पर शादी करता, वहीं पर अपने कॉर्नफील्ड को राइप करता और अपने एंसेस्ट्रल होम अपने पूर्वजों के घर पर ही रहता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। अब ऐसा क्यों नहीं होने वाला था? क्योंकि उसे अपना घर जो है किसी को बताए बिना ही छोड़ना पड़ा और वो तब तक आगे रेस्ट नहीं कर सकता था जब तक कि वो अपने गांव से हजारों मील दूर ना आ जाए। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन। और एक विलेजर के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, जैसे कि कोई समुद्र पार करके जाना हो। He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money and the tangles of human ties। अब इस एस्ट्रोलॉजर को जो है मैनकाइंड का यानी कि दुनियादारी की समझ आ चुकी थी कि किस तरह से दुनियादारी काम करती है, मैरिज में क्या क्या परेशानियां आती हैं, पैसा कितनी मुश्किल से कमाना पड़ता है, ह्यूमन लाइफ में कितने ज्यादा टैंगल्स हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। अब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस से उसने बहुत ही ज्यादा चीजों का अनुभव कर लिया था, बहुत ही चीजों के बारे में सीख चुका था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड What was wrong। और अपनी प्रोफेसी में वो 5 मिनट के अंदर ही समझ जाता था कि क्या गलती हो रही है, यानी कि किसी के साथ क्या दिक्कत आ रही है। He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes। अब 5 मिनट में कैसे समझ जाता था? यानी कि वो तब तक नहीं बोलता था जब तक 10 मिनट तक सामने वाला अपने बारे में कुछ बता नहीं देता था, और वो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 पाइज जो है वो चार्ज करता था। अब ये पाइज का क्या सिस्टम है? पहले के टाइम में 1 रुपीज में जो है 16 आने होते थे, और 1 आना में कितना होता था? 1 आना में होते थे 12 पाई। तो उस हिसाब से 1 रुपए में जो है 16 आने गुना 12 पाई यानी कि 192 पाइज हो जाती थी। अब वो एक क्वेश्चन के लिए कितना चार्ज करता था? 3 पाई। एक फेमस डायलॉग भी है कि पाई पाई का हिसाब होगा, तो ये वही वाली पाई है। तो ये हमारा सेकंड अमाउंट ऑफ मनी है इस स्टोरी के अंदर। पहले हमने पढ़ा था कौड़ी और ये दूसरा पढ़ रहे हैं हम पाई। तो वो एक क्वेश्चन के लिए 3 पाई चार्ज करता था, और वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक 10 मिनट तक सामने वाला अपने बारे में कुछ ना कुछ बता ना दे। which provided him enough stuff for a dozen answers and advices। और इससे उसे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी, जिससे कि वो दर्जन भर क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था और सामने वाले को एडवाइस भी कर सकता था। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts। 9 out of 10 were disposed to agree with him। अब जब वो सामने वाले को उसकी हथेली में देखते हुए ये बताता था कि तुम जितने एफर्ट्स कर रहे हो ना उतना तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो 10 में से 9 लोग तो ऐसे हैं जो इस बात को एग्री करके और उसकी तरफ अपना मन बना लेते हैं, उसे मानने लगते हैं। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। या फिर वो ये भी क्वेश्चन करता था कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसी औरत है या दूर के रिश्तेदारी में कोई ऐसी औरत है जो कि तुम्हें इतना अच्छा नहीं मानती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो सामने वाले के कैरेक्टर का कुछ एनालिसिस दे देता था, क्योंकि 10 मिनट में सामने वाला अपने बारे में कुछ भी बता रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसके कैरेक्टर के बारे में आइडिया लग ही जाता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। अब ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो सामने वाले को कहता था कि जितनी भी दिक्कतें तुम्हारे लाइफ में आ रही हैं वो लगभग तुम्हारे नेचर से आ रही हैं, तुम्हारे बिहेवियर से आ रही हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। नहीं तो जहां पर शनि है वहीं पर तुम कैसे हो, यानी कि तुम्हारे साथ हमेशा शनि क्यों रह रहा है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, यानी कि तुम्हारा बहुत ही हार्श नेचर है और बाहरी दिखावा भी तुम्हारा काफी रफ है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। अब बस इतना ही कहना होता था और इसके बाद तो सामने वाला हमारी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो अपने ही बारे में सोचने लगता है सामने वाला, अपना जितना भी सॉफ्ट कॉर्नर है वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर भी उसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि मैं एक फॉरबिडिंग एक्सटीरियर हूँ, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडली हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट हूँ, शांत नहीं हूँ, यानी कि वो सामने वाला खुद को ही बुरा मानने लगता है। अब ये भी एस्ट्रोलॉजर के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो किस तरह से प्रोफेसी करता था। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब इतना चल ही रहा होता है कि उसी दिन की स्टोरी आ जाती है कि जो नट्स वेंडर है, जो मूंगफली वाला है, वो अपनी फ्लेयर जो है उसे बुझाता है, जो भी उसके पास लालटेन होता है उसे बुझाता है और उठता है और घर की तरफ चलता है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। अब ये एक सिग्नल होता है कि एस्ट्रोलॉजर के जाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि वो मूंगफली वाले के पास से उससे ज्यादा लाइट आ रही होती है और जैसे ही वो बुझती है तो इसे भी ज्यादा कुछ दिखता नहीं है और ये हथेली को देखकर ही ज्यादा प्रोफेसी करता है
तो दिखावा भी क्या ही करेगा, इसीलिए ये भी अपना सारा सामान समेट कर जाने लगता है। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। और अभी भी पूरा अंधेरा नहीं हुआ होता है, एक छोटी सी ग्रीन सी लाइट जो है वो इसकी तरफ आ रही होती है और इसके पास ही सामने ही ग्राउंड पर पड़ रही होती है। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and he was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। अब इतने में ही वो अपनी कावरी शेल्स को भी उठाता है और अपना पैराफेरनेलिया यानी कि अपनी जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी को उठाता है, जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को उठाता है, उन सभी को बैग में रखता है। और इतने में ही क्या होता है, जो ग्रीन शाफ्ट एक ग्रीन सी लाइट इसकी तरफ आ रही होती है उसे कोई ब्लोटेड आउट कर देता है, उसे कोई कवर कर लेता है। He looked up and saw a man standing before him। अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। He sensed a possible client and said, अब उसे लगता है कि कोई क्लाइंट है और वो उसे कहता है यू लुक सो केयरवॉर्म, कि तुम बहुत ही थके हुए, बहुत ही चिंतित और बहुत ही उदास लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विद मी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे पास बैठो और मुझसे कुछ बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम वॉग रिप्लाई। अब इतने में ही सामने वाला जो है ग्रम्बल करता है, यानी कि चिंता में ही कुछ कंप्लेन करता है, कुछ बोलता है और वो इस तरह बोलता है कि इस एस्ट्रोलॉजर को समझ नहीं आता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। अब एस्ट्रोलॉजर जो है इसे अपनी तरफ निमंत्रण देता है, यानी कि अपने पास आने के लिए कहता है। Whereupon the other thrust his palm under his nose। और इतने में ही जिस आदमी का हाथ ये पकड़ कर ले जा रहा होता है उससे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स palm towards the green shaft of light। अब इतने में ही एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही चैलेंजिंग फील होता है, तो वो क्या करता है, इस आदमी का हाथ पकड़ता है और जो ग्रीन लाइट आ रही होती है उसकी तरफ इसकी हथेली करता है। योर्स इज अ नेचर। अब इतने में ही एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि तुम्हारा जो व्यवहार है ओ स्टॉप दैट। इतने में ही वो आदमी कहता है अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ, ये सब बंद करो। द अदर साइड टेल मी समथिंग वर्थवाइल। और वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ ढंग का बताओ, बताना है तो। अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड। अब ये अवर फ्रेंड जो है एस्ट्रोलॉजर के लिए यूज हुआ है कि हमारा ये जो दोस्त है यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो पिक्ड यानी कि एनोयड सा और इरिटेटेड सा फील करता है। आई चार्ज ओनली 3 pies पर क्वेश्चन एंड what you get ought to be good enough for your money। अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं एक क्वेश्चन के लिए 3 पाई चार्ज करता हूँ और इतने पैसे में जितना तुम्हें आंसर मिलेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। एट दिस द अदर withdraw his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest। अब इतने में ये आदमी अपना हाथ छुड़ाता है और उसकी तरफ एक आना जो है वो फेंकता है, यानी कि उसके हाथ में एक आना देता है, फ्लंग करता है और कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम ब्लफ कर रहे हो, यानी कि तुम्हारी प्रोफेसी जो है वो सही नहीं हो रही है, तुम धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें ये आना भी लौटाना पड़ेगा और इसका ब्याज भी देना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। अब ये एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि क्या अगर तुम्हें मेरे आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? तो वो आदमी कहता है नो। और विल यू गिव मी 8 आनाज। फिर एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि क्या तुम फिर मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर। तो ये आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें मुझे इससे दुगना देना पड़ेगा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। अब थोड़ी सी इसमें बहस चली, उसके बाद ये जो पैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चेयर्ड। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो हेवन में प्रे करने लगता है। इतने में जो सामने वाला आदमी है वो एक सिगार जला लेता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अब ये सिगार जलाने के लिए जब माचिस जलाता है तभी उस आदमी के फेस की जो झलक है वो एस्ट्रोलॉजर को पड़ती है। There was a pause as cars hooted on the road, Jitka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। अब वहां पर थोड़ी देर के लिए एक पोज आता है और उसी पोज में बताया गया कि कार्स जो है वो अपनी जोर से आवाज करते हुए जा रही हैं। झटका ड्राइवर यानी कि जो तांगा ड्राइवर्स होते हैं, जो घुड़सवार ड्राइवर्स होते हैं, वो अपने घोड़ों को गालियां देकर भगा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और जो क्राउड है उनके बेबल करने की, उनके बड़बड़ाने की आवाज आ रही होती है। और पार्क में कुछ आधा अधूरा अंधेरा होता है जिसकी वजह से वो क्राउड जो है वो बेबल कर रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चैरेट पफिंग आउट सेट देयर रूथलेसली। अब एस्ट्रोलॉजर के पास जो बंदा आया था, जो स्ट्रेंजर आया था, वो वहां पर बैठ जाता है, अपना सिगार जो है वो फूक रहा होता है, उससे धुआं बाहर की तरफ निकाल रहा होता है और वहां पर बहुत ही अजीब तरीके से बिना कुछ विचार किए और बैठ जाता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देखता है तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है।
Here, take your आना बैक। और वो कहता है कि अरे भाई तुम अपना ये आना वापस पकड़ो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे इस तरह के चैलेंजेस पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते। इट इज लेट फॉर मी टूडे, आज के लिए मेरा समय हो गया, मैं लेट हो रहा हूँ। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, इतने में ही वो अपना पैकअप करने के लिए तैयारी करने लगता है, यानी कि अपना सब सामान बांधने लगता है। The other held his wrist and said, "You can't get out of it now." अब तभी वो आदमी कहता है उसकी हथेली पकड़ते हुए कि तुम अब इससे बाहर नहीं जा सकते हो। You dragged me in while I was passing, मैं जब यहाँ से जा रहा था तब तुम ही मुझे यहाँ पर खींच कर लाए थे। The astrologer shivered in his grip, अब उस आदमी ने इस एस्ट्रोलॉजर को कस के पकड़ा होता है, ग्रिप अच्छी होती है, तो अब ये शिवर करने लगता है, थोड़ा कांपने लगता है। And his voice shook and became faint, और इसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगती है और फिर ये चुप हो जाता है। Leave me today, I'll speak to you tomorrow, और उसके बाद ये कहता है अरे भाई आज के लिए मुझे छोड़ दो, अपने कल बात कर लेंगे। The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on। अब तभी सामने वाला जो है इसकी हथेली खींचता है और कहता है चैलेंज तो चैलेंज ही है, अब यहीं पर रुको और इसका जवाब दो। The astrologer proceeded with his throat drying up, there is a woman ... अब जो एस्ट्रोलॉजर है उसका गला भी पूरी तरह से सूख गया होता है क्योंकि वो कांप रहा होता है, उसे डर हो गया होता है। अब किस चीज का डर है वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे ही। अब वो आगे प्रोफेसी करने लगता है there is a woman, यानी कि इसकी दो टैक्टिक्स हैं, एक नेचर के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में, और देयर इज अ वुमन, किसी की फैमिली के बारे में। कोई वुमन है वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करती है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, तुम्हारी फैमिली में ही है। ऐसी इसकी दो टैक्टिक्स तो मेन बताई हैं और ये दोनों टैक्टिक्स यहाँ पर यूज कर रहा होता है। नेचर के बारे में वो बता रहा होता है तब पहले ये रोक देता है। अब देयर इज अ वुमन इतना बोलता ही है तभी सामने वाला कहता है स्टॉप, said the other, अरे भाई रुक जाओ, मुझे कुछ और बताओ। I don't want all that, मुझे ये सब नहीं चाहिए। Shall I succeed in my present search or not, मैं जिसके बारे में प्रेजेंट में सर्च कर रहा हूँ क्या मुझे वो मिलेगा या नहीं। Answer this and go, मुझे इसका जवाब दे दो फिर चले जाना। Otherwise I will not let you go till you discharge all these coins, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम ये सारे के सारे कॉइन्स जो है मेरे सामने नहीं रख दोगे, मेरे सामने अपनी जेबें खाली नहीं कर दोगे। The astrologer muttered a few incantations and replied, अब वो एस्ट्रोलॉजर जो है कुछ मंत्र जो है वो पढ़ता है और रिप्लाई करता है ऑल राइट, ठीक है, I'll speak, मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, लेकिन क्या अगर मैं कुछ ऐसा कहूंगा और वो तुम्हें कन्विंसिंग लगा तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, तो फिर तुम्हें जो करना हो करते रहना। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, अब कुछ देर के मोल भाव के बाद सामने वाला एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है तुम्हें 1 रुपया भी दे दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, अब एस्ट्रोलॉजर कहता है तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ। ओह टेल मी मोर, अब स्ट्रेंजर इसे देखकर चौंक जाता है, कहता है कि अरे भाई और भी बताओ। अ नाइफ हैज पास थ्रू योर वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें जो है एक बार नाइफ भी मारा गया था। गुड फेलो, ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, अब स्ट्रेंजर ये देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है कि सही है आगे बताओ। और इतने में ही वो अपनी चेस्ट पर जो निशान होता है, जो स्कार होता है, वो दिखाने लगता है, खंजर का निशान दिखाने लगता है और कहता है और क्या है बताओ। And then you were pushed into a well nearby in the field. You are left for dead. और उसके बाद तुम्हें पास के ही खेत में एक कुएं में धकेल दिया जाता है, घेर दिया जाता है और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब तभी सामने वाला स्ट्रेंजर कहता है I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. अब सामने वाला बहुत ही उत्सुकता से भर जाता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगर वहां से कोई पासरबाई को जाने वाला बंदा नहीं होता और वो वहां पर उस कुएं में नहीं झांकता तब तो मैं पक्का ही मर जाता। When shall I get at him? अब मैं उससे कब मिल सकता हूँ, कब वो मुझे मिलेगा। He asked क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अब अपनी मुट्ठी को वो मरोड़ते हुए, गुस्से से मरोड़ते हुए और ये बात पूछता है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसरिंग द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि दूसरी दुनिया में यानी कि अगले जन्म में। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन, अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई जिसकी तुम सर्च कर रहे हो वो तो 4 महीने पहले यहाँ से बहुत दूर किसी टाउन में मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्राउंडेड ऑन हियरिंग इट, अब इतने में ही सामने वाला जो स्ट्रेंजर है वो ये सुनकर काफी गुस्सा करता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, इतने में ही एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना कहना जारी रखता है। और एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, गुरु नायक। अब ये गुरु नायक जो है उस स्ट्रेंजर का, उस पर्सन का नेम होता है। यू नो माई नेम, द अदर सैड टेकन अबैक, अब सामने वाला बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्टार्टल करने लगता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक
लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। अब एस्ट्रोलॉजर कहता है जैसे मुझे बाकी चीजों के बारे में पता है वैसे ही तुम्हारा नाम भी पता है गुरु नायक, अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो विलेज है वो इस टाउन से नॉर्थ की तरफ है और 2 दिन की दूरी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गोन। अगली ही ट्रेन पकड़ो और यहाँ से फटाफट चले जाओ। I see once again great danger to your life if you go from home। अगर तुम अपने घर से बाहर, अपने गांव से बाहर निकलोगे तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ फिर से डेंजर में आ सकती है। He took out a pinch of sacred ash and held it out to him। अब वो चुटकी भर जो है sacred ash, जो पवित्र राख होती है, वो लेता है और उसे पकड़ाता है। Rub it on your forehead and go home। अब इसे अपने माथे पर लगाओ और अपने घर चले जाओ। Never travel southward again and you will live to be 100। और फिर से कभी साउथ वर्ड की तरफ मत आने, यानी कि साउथ की तरफ मत आना तो तुम 100 साल तक जियोगे। Why should I leave home again? The other said reflectively। अब तभी सामने वाला जो स्ट्रेंजर है, गुरु नायक है, वो काफी सोच समझकर शांत होकर कहता है अब मैं घर से दोबारा क्यों निकलूंगा भाई। I was only going away now and then to look for him and to choke out of his life if I met him। मैं तो इसलिए घर से बाहर निकल रहा था, इधर उधर जा रहा था ताकि मैं उस आदमी को ढूंढ सकूं, उसका गला पकड़कर उसकी सांसें रोक सकूं जब भी उसे मिलूं। He shook his head regretfully। लेकिन वो अपना सिर जो है काफी निराशा के साथ हिलाता है। He has escaped my hands। वो मेरे हाथों से बच गया। I hope at least he died as he deserved। काश उसे वैसी ही मौत मिले जैसी मैं चाहता हूँ, जैसे उसे मिलनी चाहिए। Yes, said the astrologer। He was crushed under a lorry। The other looked gratified to hear it। तभी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ भाई तुम सही हो, वो एक लॉरी के नीचे, एक ट्रक के नीचे आकर मर गया, कुचला गया। और इतने में ही जो सामने वाला बंदा है, गुरु नायक है, वो काफी संतुष्टि फील करता है ये सब सुनकर, यानी कि काफी ग्रेटिफाइड, काफी सेटिस्फैक्ट्री रहता है ये सुनकर। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag। अब जब तक वो एस्ट्रोलॉजर जो है अपने आर्टिकल्स और अपना बाकी सामान अपने बैग में रख रहा होता है, तब तक वो प्लेस पूरा डिजर्टेड, पूरा खाली, पूरा सुनसान हो चुका होता है। The green shaft was also gone। अब जो हरी सी थोड़ी सी लाइट आ रही थी वो भी वहां से चली गई। Leaving the place in darkness and silence। और उस ग्रीन लाइट के जाने के साथ ही वहां पर पूरा अंधेरा, पूरी शांति, पूरा सन्नाटा हो चुका था। The stranger had gone off into the night। अब वो स्ट्रेंजर गुरु नायक भी उसी अंधेरे में गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। और वो जाने से पहले एस्ट्रोलॉजर को काफी सारे कॉइन्स जो है, मुट्ठी भर कॉइन्स जो है, वो उसे पकड़ा गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। अब लगभग आधी रात हो गई थी जब एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने घर पर पहुंचा। अब देखिए स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब मिड डे था, लगभग दोपहर के 12 बजे का समय था, और घर पर कब पहुंचा, मिडनाइट, यानी कि लगभग 12 बजे तक। तो टाइम लगभग 12 घंटे का निकल गया। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। अब उसकी वाइफ जो है घर पर उसका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो उससे जो है एक्सप्लेनेशन मांगने लगी। He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that। अब तभी वो अपनी वाइफ की तरफ काफी सारे सिक्के पकड़ाता है और कहता है कि इन्हें गिनो, एक आदमी ने ये दिए हैं। 12.5 आनाज, she said, counting। अब वो काउंट करके कहती है लगभग 12.5 आने हैं भाई। She was overjoyed। और ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है। I can buy some jaggery and coconut tomorrow। इससे तो मैं कल गुड़ और कोकोनट ले आऊंगी। The child has been asking for sweets for so many days। बच्चा जो है काफी दिन से मिठाई की डिमांड कर रहा था। I will prepare some nice stuff for her। तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। अब यहाँ पर इनका एक बच्चा बताया, और ये बच्चा कौन है, हर है, यानी कि लड़की है। द स्वाइन हैज चीटेड मी। अब यहाँ पर स्वाइन जो है, सुअर को कहा गया है कि उस सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रोमिस्ड मी अ रुपी। उसने 1 रुपए का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर। अब ये बात कौन कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर कह रहा है। और किसके बारे में कहा है, स्वाइन यहाँ पर किसे कहा गया है, गुरु नायक को। She looked up at him. You look worried. What is wrong? अब उसकी वाइफ, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम काफी चिंतित हो, क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है? Nothing। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि कुछ नहीं हुआ। After dinner, sitting on the pile, he told her। अब डिनर करने के बाद जब वो मांची पर या बेंच पर बैठा होता है तब अपनी वाइफ को बताता है, Do you know a great load is gone from me today। क्या तुम्हें पता है एक बहुत ही बड़ा बोझ जो है आज मेरे से उतर गया। I thought I had the blood of a man on my hands all these years। मुझे इतने सालों से लगा आ रहा था कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हुए, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी का मर्डर किया है। That was the reason why I ran away from home, settled here and married you। He is alive। अब वो कहता है कि यही रीजन था जिस वजह से मैं अपने घर से भागा था, यहाँ पर सेटल हुआ और यहाँ पर तुमसे शादी भी की, लेकिन आज मुझे पता लगा कि वो जिंदा है। She gasped, You tried to kill। अब वो जोर से सांस लेती है और कहती है तुमने किसी को मारने की कोशिश की। Yes, in a village when I was a silly youngster। तो वो एस्ट्रोलॉजर हाँ करता है और कहता है कि हाँ, मेरे गांव में जब मैं एक बहुत ही सिली यंगस्टर था, यानी कि जवान था और थोड़ा मूर्ख भी था।
वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे। हम एक दिन पिए हुए थे, हमने सट्टा भी लगाया था और बुरी तरह से लड़ भी लिए थे। Why think of it now? लेकिन अब इसके बारे में क्या सोचना? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pile. और वो कहता है कि चलो सोने का समय हो गया। अब वो उसके बाद उबासी लेता है, अंगड़ाइयाँ लेता है और मांची पर सो जाता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस स्टोरी के बारे में बात करें तो ये मालगुडी डेज नॉवल का ही एक पार्ट है, एक शॉर्ट स्टोरी है। और मालगुडी डेज नॉवल की शुरुआत जो है इसी शॉर्ट स्टोरी से होती है और ये स्टोरी 1947 के अराउंड लिखी गई है। और आर.के. नारायण ने इसे लिखा है, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।